एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा 2.2 2.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी। रिलेशन एंड फंक्शन 11 स्टैंडर्ड एलिमेंट बुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज में है क्या मैं बताऊं आपको, इसका बेसिक करवा चुके हम। बेसिक में रिलेशन मैंने बताई आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और इनवर्स रिलेशन बताई मैंने, केवल आपको बची हुई बाकी वो बता देता हूँ पहले, ठीक है ना। यानी कि मैं आपको आइडेंटिटी नल वॉइड बता चुका, वॉइड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन हो चुकी बेटा, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुकी, सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये रिलेशन ऑलरेडी हो चुकी, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव। Transitive relation, if AB and BC belongs to R, then AC also belongs to R, then relation is known as transitive relation. क्या है ये ट्रांजिटिव आपके सिलेबस में? हाँ, 12th में भी है और 11th में भी, दोनों में। तो AB और BC रिलेशन में हो और AC भी रिलेशन में आ जाए तो उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपने क्या करना है, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने हैं बेटा, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर जिनमें या तो दोनों के एक का फर्स्ट और एक का सेकंड एलिमेंट सेम हो, एक का फर्स्ट और एक का सेकंड एलिमेंट सेम हो, ठीक बोल दिया मैंने, ठीक। या फिर क्या हो, एक का सेकंड और एक का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, ठीक है ना। ऐसे दो ऑर्डर पेयर ढूंढने आपने ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि एक का फर्स्ट और दूसरे का भी फर्स्ट सेम हो, एक का सेकंड दूसरे का भी सेकंड सेम हो, ऐसे ढूंढने की आपको ज़रूरत है नहीं। एक का फर्स्ट दूसरे का भी फर्स्ट सेम हो, एक का सेकंड दूसरे का भी सेकंड सेम हो, यानी कि ये मैं ढूंढने के लिए नहीं बोल रहा आपको, आपने फाइंड आउट करने हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दो। और फिर एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है जो अगर ना मिले ना तो नॉट ट्रांजिटिव, वरना हमेशा ही ट्रांजिटिव। तो जैसे इसमें क्या मिलना चाहिए आपको, 4 3, अगर 3 4 भी मिल गया तो भी ट्रांजिटिव नहीं है ये, ठीक है ना। ये फर्स्ट प्लेस पर वाला बच गया तो वो फर्स्ट प्लेस पर जाएगा, सेकंड वाला सेकंड पर जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर 4 3 ना होगा इसमें तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो इन दो ऑर्डर्ड पेयर में मैंने देखा कि इसका फर्स्ट इसका सेकंड सेम है, तो ये हटा दूँ तो यहाँ से 4 3 मिलना चाहिए। अब इन दोनों में देखना पड़ेगा मेरे को, इन दोनों में ऐसा है या नहीं। इन दोनों में क्या इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट सेम है, तो अब नहीं ढूंढना आपने। अब तीसरा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना ही नहीं आपने, तो ट्रांजिटिव रहेगी ये। केवल नॉट ट्रांजिटिव तब होगी जब ना मिले आपको ये दोनों और तीसरा ना मिले। कौन से दोनों, या तो पहला दूसरा सेम हो या दूसरा पहला सेम हो एलिमेंट, तब तीसरा ना मिले तो नॉट ट्रांजिटिव, वरना हर किसी केस में ट्रांजिटिव। अब ये मैंने चेक कर लिया, अब ये चेक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या इसका दूसरा मिलता है तो तीसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ना, तो ये ट्रांजिटिव हो गई। उसके बाद इसको देखता हूँ मैं, देखो इसका दूसरा एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट मैच हो गया, अब तीसरा एलिमेंट ढूंढने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं मिला तो ट्रांजिटिव नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ये नहीं मिलते ना तो फिर कोई ज़रूरत नहीं थी हमारे को ढूंढने की, फिर ट्रांजिटिव बोल देते हैं हम उसको। मान लो ऐसा होता तो अब तो ये ट्रांजिटिव है। अब तीसरा ऑर्डर्ड पेयर आपने ढूंढना ही नहीं। तीसरा ऑर्डर्ड पेयर जब ढूंढना है जब पहला दूसरा या दूसरा पहला एलिमेंट सेम हो, किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर के। तो अब आपने ढूंढना है तीसरा, वो तीसरा क्या मिलना चाहिए आपको, 6 7। अगर 6 7 की बजाय 7 6 भी होगा तो भी ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो इन दोनों से ट्रांजिटिव बन गई। अब इन दोनों को देखता हूँ, इसका दूसरा मैच हो गया, अब नहीं ढूंढना आपने, ट्रांजिटिव है।
यानी कि अगर मिलते हैं ना तब तीसरा ढूंढना आपने। कौन मिलते हैं? दूसरा पहला या पहला दूसरा एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड और सेकंड फर्स्ट इक्वल लगा सकता हूँ, प्लेस है मतलब वैल्यू इक्वल हो सकती है, प्लेस इक्वल नहीं होंगे। तो फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू के इक्वल हो या सेकंड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो तो ही आपने तीसरा ऑर्डर पेयर ढूंढना। अब इसमें देखता हूँ मैं, तो इसमें क्या ऐसा है, तो इसमें फर्स्ट इक्वल है तो ढूंढने की ज़रूरत है नहीं आपको, ट्रांजिटिव बन गया। यानी कि जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं हर कोई दो दो लेकर आपने चेक करने हैं। अगर मान लो 60 ऑर्डर्ड पेयर हैं तो आपने दो दो लेकर उसके कितने बन जाएंगे बताऊँ मैं आपको, 60 C2 से 60 × 59 और 1 × 2 इतने ऑर्डर इतने पेयर बन जाएंगे, वो सारे आपने चेक करने हैं। एक बार ये दो लेकर, 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 फिर ये दो लेकर, ये दो लेकर, ये दो लेकर, ऐसे सभी को चेक करना है, कोई छूट ना जाए। क्योंकि एक केस ऐसा लिखूंगा मैं कि इनके कारण ट्रांजिटिव हो जाएगा, आगे नहीं होगा। जैसे कि अभी लिख देता हूँ मैं 3 7 और लिख दिया मैंने इसमें। देखो इसका फर्स्ट इसका सेकंड सेम हो गए तो फिर क्या मिल गया इसमें, 4 3 मिल गया। आप यहीं पर छोड़ दोगे तो ये गलत हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं है ये। क्योंकि आगे वाले जो पेयर हैं वो देखो आप, इसका सेकंड इसका फर्स्ट सेम हो गया तो 4 7 मिलना चाहिए था इसमें, वो है नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव हो गई है। तो बस ये ध्यान रखना आपने, जितने भी ऑर्डर पेयर है सारे चेक करने हैं। अब बाई चांस आपके सामने ऐसी कंडीशन आ जाए कि इसका पहला और इसका पहला एलिमेंट सेम है तो तीसरा ढूंढने की जरूरत नहीं, ट्रांजिटिव है ये, ठीक है ना। इसका दूसरा और इसका दूसरा एलिमेंट सेम हो गए तो तीसरा ढूंढने की जरूरत नहीं, ट्रांजिटिव है ये। अब ये तो मैंने 2 ऑर्डर पेयर डाले, इसमें और ऑर्डर पेयर डाल रखे, उनको भी चेक करना आपने। 2 ही डाले मैंने, और ऑर्डर पेयर डाल दिए, जैसे 3 7 डाल दिया। तो अब आपने देखना है कि भाई अब बताओ ट्रांजिटिव है नहीं, आप बताओ क्यों नहीं है, क्या होना चाहिए इसमें, तो 4 7 डाल दिया, अब है ट्रांजिटिव। अब भी ट्रांजिटिव नहीं है ना, क्योंकि ये सेकंड ये फर्स्ट मिल गया तो 6 7 और होना चाहिए इसके पास। अब ट्रांजिटिव है ये, अब तो ट्रांजिटिव है ये, ठीक है ना। क्योंकि देखो इन दोनों से इसका दूसरा मिला, ढूंढने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ट्रांजिटिव बनी। फिर इन दोनों से इसका दूसरा इसका पहला मैच होगा तो 6 7 मिलना चाहिए, वो मिल गया, यहाँ से ट्रांजिटिव बन गई। फिर इन दोनों से देखूँ अगर मैं 4 3 3 7 से देखूँ तो 4 3 3 7 तो 4 7 होना चाहिए, वो है इसके पास। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपने मिलाकर चेक करना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हों। ज़्यादा ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुश्किल है नहीं, वैसे आसान है। बस मैंने आपको ये बता दी बात कि AB और BC हो और तब AC ना हो ना, AB BC तो हो उसमें और AC ना हो तो केवल आपने तब उसको नॉट ट्रांजिटिव बोलना है, वरना ऑलवेज ट्रांजिटिव बोलना है। अगर ऐसा हो और ऐसा ना हो तो नॉट ट्रांजिटिव बोलना है, वरना हमेशा ट्रांजिटिव बोलना है। तो क्या इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें तो ये ढूंढोगे नहीं, ट्रांजिटिव है बस, ठीक है ना। ऐसे ही सारी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। आइडेंटिटी सारी रिलेशन क्या होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे 1 1 2 2 3 3 ये मान लो आइडेंटिटी रिलेशन है तो ट्रांजिटिव भी है ये, ठीक। देखो अगर केवल आपको ये दे दिया जाए ना और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएं, इट इज़ आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, नन ऑफ दिस, तो क्या ऑप्शन होगा, ट्रांजिटिव। आइडेंटिटी तो तभी होगी जब आपके पास सेट गिवन होगा, सेट तो है ही नहीं। केवल ये रिलेशन देकर नीचे ऑप्शन लिख दे कि भाई ये आइडेंटिटी है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बोथ B एंड C है, तो ये ऑप्शन हो गया बोथ B एंड C, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी होगी 100% और ट्रांजिटिव भी होगी 100%। केवल ये आइडेंटिटी है या नहीं इसमें डाउट है, क्योंकि आइडेंटिटी तभी होगी जब सेट गिवन होगा।
सेट में मान लो 4 एलिमेंट हो तो आइडेंटिटी नहीं है ये, है ना। सेट में 2 एलिमेंट हो तो फिर तो रिलेशन ही नहीं है ये। सेट में 10 एलिमेंट हो तो भी आइडेंटिटी नहीं है ये, क्योंकि आइडेंटिटी तब होगी जब जितने सेट में एलिमेंट हो सभी के डबलेट हो इसमें, तब जाकर आइडेंटिटी बनेगी, वरना नहीं। ठीक है। उसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो बेटा, ट्रांजिटिव भी हो। ऐसी रिलेशन जिसमें तीनों क्वालिटी हों, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऐसी रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसी रिलेशन होती है ट्रांजिटिव रिलेशन। वेरी गुड, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना। सभी क्वालिटी हो, अगर एक भी नहीं होगी तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगी। इक्विवेलेंस इनवर्स रिलेशन हो चुकी बेटा, है ना। एक है फिर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वो होती है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, सॉरी एंटी सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। ऐसी रिलेशन को पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बोलते हैं, जो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। लास्ट बच गई यूनिवर्सल रिलेशन। ट्वेल्थ वाली क्लास में नहीं करवाई है ना यूनिवर्सल रिलेशन, उसमें भी करवा देंगे कल। तो यूनिवर्सल रिलेशन वो होती है बेटा, U is the universal relation if all the relation we are dealing with, 2 or more than 2 relation we are dealing with are subset of this relation is called universal relation. यानी कि U को आप यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हो जब आप 2 या 2 से ज़्यादा की डीलिंग करने लग रहे हो रिलेशन की किसी पर्टिकुलर सम में, और वो सारी की सारी इसकी क्या हो, सबसेट हो। 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशन ऐसी हों जो इसकी सबसेट हो, जैसे कि यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक वैसे ही। कुछ भी डाल सकते हो, एलिमेंट यही डालने जो इसमें हैं। तो ये सारी की सारी रिलेशन इसकी सबसेट है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। अब बात करते हैं रिलेशन, है ना, 2 तरह की थी। एक तो ऑन सेट ए, यानी कि एक सेट के एलिमेंट आपस में रिलेशन बनाते थे, और एक क्या था, एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के साथ रिलेशन बनाते थे। जैसे ये था कि एक तो रिलेशन ऐसी थी कि ए सेट गिवन है आपको और बी सेट गिवन है, और एक रिलेशन गिवन है 1A 2B। तो ये रिलेशन क्या है, R इज रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A टू सेट B। ठीक है ना, A सेट से B सेट की रिलेशन है ये। नेक्स्ट था कुछ इस तरह से कि A की सेट के एलिमेंट रिलेशन बनाते थे। ए सेट है आपके पास जैसे 1 2 3, तो ये रिलेशन हो गई आपकी 1 1 और 2 1 और 3 2, कुछ भी लगा लीजिए। ये क्या है, आर, यानी कि रिलेशन ऑन आर, रिलेशन ऑन ए। ठीक है ना, ये रिलेशन ऑन ए ऐसे। तो 2 ही तरह की रिलेशन हैं अपने सिलेबस में, 2 सेट की और 1 सेट की। अब जो इसमें एक रोस बी में बनाऊंगा, इसके अंदर एक रोस बी, वो क्या हो जाएगा 1A 1B 2A और 2B। यानी कि अगर कोई सम है आपके सामने
जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिलेशन है सेट ए और सेट बी की, तो ए क्रॉस बी डेफिनेटली उनकी क्या होगी, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ए क्रॉस बी से बड़ी कोई रिलेशन हो ही नहीं सकती इस सब में। ए और बी के सभी एलिमेंट ऑपरेट होंगे, आपस में रिलेट होंगे, तो मैं बिगेस्ट रिलेशन बन जाएगी, तो इसको आप यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं अगर इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा और रिलेशन दे रखी हो ए और बी की। अब यहाँ पर किसको बोलोगे आप यूनिवर्सल रिलेशन, ए क्रॉस ए को, क्योंकि यहाँ पर जैसे एक रिलेशन लिख दी मैंने, एक और रिलेशन लिख दूँ मैं यहाँ पर, ये लिख दी, तो इसमें जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो क्या हो सकती है, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए इसकी यूनिवर्सल रिलेशन हो सकती है, 1 2 1 3 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3 हो गया, 1 2 3 6 9 एलिमेंट होगी। तो ए क्रॉस ए क्या होगी यहाँ पर, यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप क्या समझते हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकती है? नहीं, ज़रूरी नहीं है ये। ठीक, ये देखो, ये वहाँ देखो यूनिवर्सल रिलेशन, ये वाली, ये इक्विवेलेंस है ही नहीं, है ना, क्या पता को क्या सेट है क्या नहीं है ना। हाँ, यूनिवर्सल रिलेशन ये वाली रिलेशन हो जाएगी, ये यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सेट गिवन है 1 2 3, तीनों के डबलेट हैं, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, सिमेट्रिक होगी। और 1 3 है तो 3 1 है तो 1 1 भी है, 1 3 है 3 2 है तो 1 2 भी है, कितने भी देख लो आप, ट्रांजिटिव भी हो जाएगी। तो ए क्रॉस ए ऐसी रिलेशन होती है जो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है हमेशा, ठीक है ना, आया समझ में। तो अब करते हैं बेटा एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या करना है ये जानते हैं आप, क्या काम है एक्सरसाइज में अपना? अपना काम है एक जो रिलेशन के जो है वो एलिमेंट मिलेंगे आपको किसी सेट के, और उस सेट के एलिमेंट को एक दूसरे से रिलेट करने के लिए एक रूल मिलेगा आपको, उस रूल को पढ़कर आपने उसके एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं रिलेशन के, बस यही काम है, ठीक। और क्या है, दो सेट मिलेंगे आपको, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी में ही बनेगी रिलेशन, अगर एम्प्टी सेट होंगे तो रिलेशन नहीं बनेगी आपकी वहाँ पर। ए क्रॉस बी एम्प्टी हो जाएगा अगर ए और बी में से कोई एक एम्प्टी है तो रिलेशन कैसे बनेगी उसकी, क्योंकि रिलेशन तो ए क्रॉस बी की सबसेट होती है, ए क्रॉस बी खाली पड़ा है तो उसके सबसेट क्या रहेंगे, कुछ नहीं। तो ए और बी अगर दोनों एम्प्टी सेट्स हैं तो उनके एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करने हैं रूल के अकॉर्डिंग, जो उसने रूल दे रखा है, ये काम है अपना। और डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। एंटी सिमेट्रिक होता है बेटा, ए बी और बी ए हों उसके पास और ए और बी इक्वल हो, हाँ उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक भी होती है आइडेंटिटी। तो भाई एक्सरसाइज का काम मैं बताऊं आपको, देखो फॉर्मेशन ऑफ रिलेशन टू फाइंड डोमेन एंड रेंज, और कुछ क्वेश्चन में आपसे रिफ्लेक्सिव चेक करवा सकता है, सिमेट्रिक चेक करवा सकता है और ट्रांजिटिव चेक करवा सकता है किसी किसी क्वेश्चन में, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ रिलेशन मेन काम है इसमें, और डोमेन रेंज का भी मेन काम है इसमें, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका है डोमेन रेंज का, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में देख सकते हो, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, 100% की गारंटी है डोमेन रेंज का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। तो फॉर्मेशन ऑफ रिलेशन में क्या करना है, मैंने आपको रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के कितनी टाइप बताए थे, बताओ। लिस्टिंग एलिमेंट और ग्राफिकली, ठीक है, ग्राफिकली। नेक्स्ट है एरो डायग्राम से
और नेक्स्ट है सेट बिल्डर बोल लीजिए या फिर रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। या फिर रूल मेथड, यानी कि किसी रिलेशन को इतने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो इस एक्सरसाइज में मेन मिलेगा आपको रूल मेथड में रिलेशन मिलेगी, उसकी लिस्ट बनानी है एलिमेंट की, बस मेन काम ये होगा इसका, ठीक है ना। बाकी इन्हीं में से कुछ भी हो सकता है, एरो डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करवा सकता है आपसे। तो पता चल गया एक्सरसाइज में क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं इसका। सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये सेट है बेटा 1 2 3 4 5 6, और एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी 2.2 एलिमेंट बुक 11th स्टैंडर्ड की। तो सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, रिलेशन दे रखी है सेट बिल्डर में, रूल बनाकर दे रखी है, यानी कि प्रॉपर्टी बनाकर दे रखी है। ये प्रॉपर्टी है वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, लिखने की ज़रूरत है नहीं ये उसको। तो उसने कहा राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो मैंने बताया था, मैंने जो है ना डोमेन रेंज हर किसी तरीके से बता दी थी कि लिस्टिंग एलिमेंट में डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। लिस्टिंग एलिमेंट में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे आपको, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होता है डोमेन, और सेकंड कंपोनेंट रेंज। ग्राफिकली मैंने बता दिया था, अब्सिस्सा डोमेन और ऑर्डिनेट रेंज। एरो डायग्राम में मैंने बता दिया था, फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट कनेक्टेड है वो डोमेन, और सेकंड के जो कनेक्टेड है वो रेंज। और सेट बिल्डर प्रॉपर्टी मेथड रूल मेथड में मैंने बताया था एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है, जो वाई को एग्जिस्ट करती है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो वाई को एग्जिस्ट करती है, वो डोमेन कहलाती है। अब एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है भाई, जैसे मैं 10 रख दूँ यहाँ पर एक्स की वैल्यू, तो वाई का तो कलेजा निकल गया ना, 11 आ गया, तो इसमें है ही नहीं। तो इसको तो ऐसा एक्स चाहिए जो वाई को इसी सेट का रखे, तो ऐसा एक्स निकालो जो वाई को इसी सेट का रखे। तो अब यहाँ पर निकालने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप इसको लिस्टिंग एलिमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए और फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा काम करना पड़ेगा उसमें। हम सीधा निकाल लेंगे ईट एंड ट्रायल से। एक्स की जगह 1 ले सकता हूँ मैं, बताओ, क्योंकि वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, वो इसमें है। एक्स की जगह 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 5 ले सकता हूँ, ठीक। एक्स की जगह 0 भी ले सकता हूँ मैं, देखो एक्स की जगह 0 लेने से वाई की वैल्यू आ गई। हाँ, तो एक्स भी इसी घर का हो भाई, ये नहीं देखना आपने कि एक्स की वैल्यू रखने के बाद वाई की वैल्यू इस सेट की आ जाए, ये भी देखना है कि एक्स की वैल्यू आप इसी सेट की रख सकते हो, बाहर की नहीं। तो ये हो गई डोमेन आपकी, ठीक है ना। रेंज देखो, अब रेंज उससे एक ज़्यादा है बस, है ना। तो 1 से लेकर 6 तक लिख दूं, चलो खामोशी मतलब रजामंदी, लिख दिया। 1 नहीं लिख सकते बेटा, 1 लिखने से अगर मैं y की वैल्यू 1 लिख दूंगा तो x का क्या हाल होगा, देखो 0 आ जाएगा, और 0 है नहीं x की वैल्यू। तो रेंज भी y की वैल्यू, वो y की वैल्यू होती है जो, हाँ, जो x की वैल्यू एग्जिस्ट करवाए। एग्जिस्ट का मीनिंग यहाँ पर है कि उसी सेट का एलिमेंट आए x, ठीक है ना। तो ये डोमेन रेंज हो गई। अगर आपको इस तरीके से नहीं करनी तो आप क्या कर सकते हो, देखो लिस्टिंग एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। 2 रखी 3 आ गई, 3 रखी 4 आ गई, 4 रखी 5 आ गई, 5 रखी 6 आ गई, 6 रखी 7 आ गई। लेकिन ये ले नहीं सकता मैं, क्योंकि 7 तो इसमें है ही नहीं। अगर मैं 6 7 लिख दूंगा तो रिलेशन ही नहीं रहेगी सेट ए की। तो अब जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या हो गया, डोमेन। सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका एरो डायग्राम बना लो आप इसका। एरो डायग्राम में कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट सेट में आपने लिखना है 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट, सेकंड में लिखना है 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट। आपने दोनों जगह ए को लिखना है ऐसे, ये नहीं कि इनमें से जो आएंगे वो लिखने हैं। पहले तो इधर कंप्लीट सेट,
अब कौन किससे कनेक्ट हो रहा है, तो 1 यहाँ रखा है तो 2 आ गया, 2 यहाँ रखा है तो 3 आ गया, 3 यहाँ रखा है 4 आ गया, 4 यहाँ रखा है 5 आ गया, 5 यहाँ रखा है 6 आ गया, 6 कनेक्ट होगा नहीं किसी से। तो डोमेन मैंने बताया था जो कनेक्टेड एलिमेंट है वो क्या है, डोमेन इधर वाले, और जो इधर वाले कनेक्टेड एलिमेंट है वो क्या है, रेंज। ठीक है ना, बस। और एरो डायग्राम से बता दिया मैंने, ग्राफिकली भी बता सकते इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि ये डिजिट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर प्लॉट हो सकती हैं। उसके बाद सेट बिल्डर से बता ही दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है ना, किसी तरीके से कन्वर्ट करके आप डोमेन रेंज बता सकते हो इसकी। जाओ बेटा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेकंड, ए सेट है 1 2 3 और बी सेट 1 2 3 4, रिलेशन गिवन है बेटा एक्स वाई सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। सेम वही क्वेश्चन है लगभग, क्या डिफरेंस है दोनों में बताओ। वेरी गुड। तो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले इसकी ए क्रॉस बी निकालना आपने। डिफरेंस ये है पहले क्वेश्चन में और इसमें, उसमें केवल एक सेट के ऊपर रिलेशन थी, इसमें 2 सेट की है, कंडीशन वही है। इसमें एक्स सेट आपने लेना है इससे और वाई की वैल्यू लेनी है इससे। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट है ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी लिख लेना बेटा। क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट लेकर इन चारों के साथ लिख देना, 1 1 1 2 1 3 1 4। आगे ये भी तो है, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो ना, तो 2 1 2 2 2 3 2 4। नेक्स्ट, वेरी गुड। आगे ना सभी कॉमा से सेपरेट करना इनको। ए क्रॉस बी है बेटा, बिल्कुल सिंपल है। देखो ए क्रॉस बी, फर्स्ट प्लेस पर कौन है, ए, तो ए का ये एलिमेंट पकड़कर इन चारों के साथ लिख दो। पहले प्लेस पर ए का एलिमेंट रहेगा, दूसरे पर बी का। बी क्रॉस ए होता तो पहले पर बी का, दूसरे पर ए का। अब इसका ये एलिमेंट लेकर चारों के साथ लिखो, फिर ये लेकर चारों के साथ लिखो, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई अपनी। सेकंड है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आर किस में लिखी हुई है, रूल मेथड में। आपने लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो लिखवाओ जल्दी। एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2। एक्स की वैल्यू 2 लेता हूँ तो एक्स की वैल्यू यहाँ से ले सकते हो आप, पहले ये लेनी है आपने, यहाँ रखनी है। वाई की वैल्यू इन में से आएगी तो लेनी है, वरना छोड़ देनी है। फिर एक्स की वैल्यू मैंने 2 ली तो वाई की वैल्यू आ गई 3। फिर x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब मान लो यहाँ पर x में एक और एलिमेंट होता 4, तो मैं x की जगह 4 लेता तो y की वैल्यू कितनी आती वैसे इसमें से, 5। और 5 आप यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि 5 इसका एलिमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में तो ऐसी गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि इसमें तो यहाँ 3 दे रखा था, इससे एक ही ज़्यादा दे रखा था बस। अगर इसमें और एलिमेंट होते तो उनको आप नहीं कंसिडर कर सकते थे एज ए एक्स, क्योंकि कंसिडर करते तो y की वैल्यू बाहर हो जाती बी सेट से। तो ये एलिमेंट नहीं था, यहाँ पर ये था। तो r को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, यानी कि लिस्टिंग एलिमेंट में लिख दिया, यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। सेकंड रिक्वायरमेंट है राइट डाउन डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन मैंने आपको बताया था सबसे आसान है लिस्टिंग एलिमेंट में से निकालना। लिस्टिंग एलिमेंट में जो ऑर्डर्ड पेयर है उनके फर्स्ट कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों, डोमेन 1 2 3 है ना। और रेंज क्या है बेटा, जो सेकंड कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं रेंज, यानी कि 2 3 4 ये होते हैं रेंज सेकंड कंपोनेंट।
रिप्रेजेंट आर बाई एरो डायग्राम। आर को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना, करियो। आर को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बताया था कि बेटा जब आप एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हो किसी रिलेशन को, तो आपने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी सेट को कंप्लीट लिखना है। यहाँ पर ए और बी सेट को, तो ए और बी सेट कंप्लीट लिखो। बी सेट क्या है? 1 2 3, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, ए और बी सेट को कंप्लीट लिखना। आपने ए सेट को यहाँ लिखा कंप्लीट, बी सेट को यहाँ लिखा। ये एरो डायग्राम नहीं बना सकता, ना ये एरो डायग्राम बनवा सकता। एरो डायग्राम बनाने के लिए दो बातें देखनी पड़ेंगी। पहले तो सेट ए को कंप्लीट लिखो। यहाँ पर आप इसको मत देखो कि कौन किससे रिलेट है, कौन किससे रिलेट है। सेट ए को कंप्लीट लिखना आपने, और सेट बी को भी कंप्लीट लिखना आपने, और फिर इसको देखना आपने। अब जो कनेक्टेड एलिमेंट है वो कनेक्ट कर देने हैं। तो ये एरो डायग्राम से बना दिया आपने, वेरी गुड, ठीक है ना। बैठ जाओ बेटा। थर्ड सम करते हैं अब। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लो एक बार अच्छे से। वेरी गुड। केयरफुली रीडिंग जब होगी आपकी तो क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये लिखा हुआ है कि ए और बी जो है ना वो है नेचुरल नंबर। हर किसी लेटर का, हर किसी डिजिट का, हर किसी वर्ड का, हर किसी सेंटेंस का अपने आप में बहुत ही बड़ा मीनिंग होता है बेटा, ठीक है ना, मैथमेटिक्स स्टेटमेंट के अंदर। तो एक एक लाइन को, एक एक लेटर को, एक एक डिजिट को आपने ध्यान से समझना कि क्या दे रखा है उसने। जितना ध्यान से समझोगे उतना ही अच्छा सॉल्यूशन आप रिप्रेजेंट करोगे। तो ए बी बिलोंग्स टू एन है, यानी कि ए और बी नेचुरल नंबर हैं, एंड आर इज ए डिवाइजर ऑफ बी, डिवाइजर ऑफ बी। A is divisor of B, then prove that R is a relation on N. R is relation on N. ठीक है ना, R is a relation on N, ये प्रूव करना आपने। तो क्या प्रूव करना है बताओ। In order to prove R is a relation on N, we have to prove that R is subset of n cross n, ठीक है ना। We need to prove R is subset of n cross n। अगर R को n cross n का सबसेट दिखा पाएंगे तो R क्या है, रिलेशन हो जाएगी on n पर, ठीक है ना, on n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई n क्रॉस n तो आप जानते हो क्या क्या है ना। n क्रॉस n लिखवाओ एक बार मेरे को। तो n है बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये है n। और n क्रॉस n क्या हो जाएगा, 1 लेकर इन सब के साथ लिखना आपने, 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन, पता नहीं कहाँ तक लिखे जाएंगे। फिर इसका सेकंड एलिमेंट लेकर सब के साथ लिखना आपने, 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, ये भी पता नहीं कहाँ तक लिखा जाएगा। फिर 3 लेकर सब के साथ लिखना, 3 1 3 2 एंड सो ऑन। फिर 4 लेकर सब के साथ लिखना, 4 1 4 2 एंड सो ऑन। तो यानी कि इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर, इनफाइनाइट सेट है ये। आए समझ में, n क्रॉस n बिल्कुल सिंपल है। अब R को जो मैं है ना लिस्टिंग एलिमेंट में कन्वर्ट करता हूँ, R को लिस्टिंग एलिमेंट में। R क्या है कि A जो है वो B का डिवाइज़र हो,
यानी कि यहाँ पर भी जो भी नंबर लिखो ना आप, उसकी फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि वो दोनों नेचुरल हो, जैसे ये लिख दिया मैंने नेचुरल है। दूसरी कंडीशन है कि फर्स्ट एलिमेंट दूसरे को डिवाइड कर पाए, तो नहीं कर पाता, तो ये रिलेशन का एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद ये है जैसे ये इसको डिवाइड तो करता है लेकिन नेचुरल नहीं है, तो ये भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। तो अब आप समझ गए ना कोई कौन लिखा जाएगा, यानी कि केवल आप नेचुरल ले सकते हो और ऐसे नेचुरल लेने हैं वो जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर पाए। तो 1 को सब के साथ लिख सकता हूँ मैं, 1 2 1 3 1 4, 1 सब को डिवाइड कर सकता है, 1 सभी के साथ लिखा जाएगा। 2 केवल इवन नंबर के साथ लिखा जाएगा, 2 2 2 4 2 6 2 8 एंड सो ऑन। 3 केवल इन नंबर के साथ लिखा जाएगा, 3 6 3 9 एंड सो ऑन, है ना। और 4 किसके साथ लिखा जाएगा, 4 के साथ, 8 के साथ एंड सो ऑन। तो इसमें भी क्या एलिमेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे इसके अंदर भी। अब आपने बस ये चेक करना है कि क्या R जो है वो n क्रॉस n का सबसेट है। डेफिनेटली है बेटा, क्योंकि इसमें तो सभी एलिमेंट हैं और इसमें इनमें से वो ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड को डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर वी कैन से दैट R is subset of n cross n. Therefore R is relation on n. R जो है वो n की एक रिलेशन हो जाएगी, ठीक है ना। आया समझ में। सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में नाम लिखो बेटा अटेंडेंस के लिए। नेक्स्ट है भाई बच्चों 4th क्वेश्चन। 4th है बेटा, ए सेट है 1 2 3 4 5 अप टू 25 एंड आर इज रिलेशन इज 1/4 ऑफ। आ जाओ भाई पारजीत, आ जाओ करो इसको सोल्व। सेट में एलिमेंट है बेटा 1 2 3 4 अप टू 25, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेट लिखिए यहाँ पर, जो भी सेट गिवन है। सेट है बेटा 1 2 3 4 5 अप टू 25। रिलेशन है बेटा इज 1/4 ऑफ, यानी कि आपने जो है वो ए सेट के एलिमेंट को एक दूसरे से रिलेट करना है और उन एलिमेंट को रिलेट करना है जिसमें फर्स्ट जो है वो सेकंड का 1/4 हो। अगर फर्स्ट सेकंड का 1/4 है तो सेकंड 1 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 4 टाइम। लिखो यहाँ पर इस साइड में लिखो, राइट साइड में, फर्स्ट इज 1/4 ऑफ सेकंड, इज 1/4 ऑफ सेकंड। बुक में केवल ये लिखा है कि इज 1/4 ऑफ, बुक में जो स्टेटमेंट लिखी है उसमें लिखा गया है कि इज 1/4 ऑफ। तो ये मैंने अपने पास से लिखवाया है कि फर्स्ट प्लेस पर लिखी हुई वैल्यू सेकंड प्लेस की 1/4 है, तो देयरफॉर सेकंड प्लेस पर लिखी हुई वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट की 4 टाइम्स। जैसे कि इसने लिखा है कि फर्स्ट प्लेस पर 1 लिखा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करके सेकंड बन गया, 2 लिखा 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बन गया, 3 लिखा 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बन गया, 4 लिखा 4 से मल्टीप्लाई करके 16 बन गया, 5 लिखा 4 से मल्टीप्लाई करके 20 बन गया। और भाई नेक्स्ट फिर 6 लिखा तो 4 से मल्टीप्लाई करके 24 बन गया। नेक्स्ट फिर 7 लिखा तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, 28। 28 उसमें है ही नहीं, क्योंकि आर जो है वो एक रो से का सबसेट होगी तभी रिलेशन बनेगी ना। तो ये रिलेशन इसने बना दी। अब देखो आगे लिखा है बेटा राइट आर एज ए सबसेट ऑफ एक रोस ए, तो एक रोस ए का तो सबसेट है ही ये, है ना। आल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज, एक रो से हो जाएगा आपका 1 1 1 एंड सोन, तो आर जो है वो एक रो से का सबसेट हो जाएगा, है ना। अब आपने केवल डोमेन और रेंज बतानी है।
लिस्टिंग एलिमेंट में जब लिखा होता है बेटा तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो हो जाएगा डोमेन, और सेट में आपने लिखना है, सेट में, राउंड ब्रैकेट में नहीं, करली ब्रैकेट में। हाँ, रेंज का सेट हो गया बेटा ये, ऐसे ही डोमेन का भी सेट हो गया ये, यानी कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो डोमेन हो गया। वेरी गुड भाई। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा वो क्या हो गया, डोमेन। इसकी जो रिलेशन थी ना उसमें फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, डोमेन 1 2 3 4 5 6, और सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया, रेंज हो गया 4 से लेकर 24 तक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट है भाई फिफ्थ आ गया ना, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो फिफ्थ मैं करवा देता हूँ बेटा, देखो, इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर R with the relation defined as A related to B if and only if AB belongs to R and A plus 2B equal to 11. R with the relation defined as A or B if and only if A comma B belongs to natural number and A plus 2B equal to 11. Write R as set of ordered pair. Find the domain of R and range of R. पता चला क्या करना स्टेटमेंट में, क्या करना बताओ। हाँ, लिस्टिंग एलिमेंट में ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है। तो करें ट्राई, देखो हीट एंड ट्रायल से पता चल जाएगा। उसने लिखा है कि ए बी की जगह आप केवल नेचुरल ले सकते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर थोड़ा सा, अगर इसको सोल्व करना चाहें आप कर सकते हैं, 2b की वैल्यू निकाल सकते हैं या a की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे b की वैल्यू निकालना सही है बेटा, क्योंकि b को डिपेंडेंट बनाना ज़रूर सही है। a फर्स्ट है ना अपने पास, a को तो हम ले सकते हैं। a को यहाँ पर लिखेंगे तो सबसे पहले a आएगा ना अपने पास, फिर b आएगा, पहले b फिर a। थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वैसे आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप। लेकिन मैं यहाँ पर a को इंडिपेंडेंट बना देता हूँ क्योंकि a फर्स्ट प्लेस है। तो भाई बच्चों, a की जगह अगर मैं 1 लेता हूँ तो b की वैल्यू क्या आ गई, वेरी गुड, a की वैल्यू 1 ली तो b की वैल्यू आ गई 5, और 5 और 1 दोनों क्या हैं, नेचुरल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं a की जगह 2 ले लेता हूँ तो b की वैल्यू क्या आ गई, 9/2 क्या नेचुरल है। तो दैट मीन्स 2 और 9/2 को आप रिलेशन में नहीं लिख सकते। उसके बाद a की जगह अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो b की वैल्यू 4 आ गई। 4 और 3 दोनों है नेचुरल नंबर, तो यहाँ ले सकते हो आप 3 4। उसके बाद ठीक ऐसे a की वैल्यू 4 हम नहीं ले सकते, क्योंकि 4 लेने से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 7/2 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। दैट इज़ 4, 7/2 डजंट बिलोंग्स टू R। ठीक है ना। फिर 5 ले सकता हूँ, तो a की वैल्यू 5 ले ली मैंने, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी आपको 11 - 5 6/2 यानी कि 3 5 3। उसके बाद 6 ले सकता हूँ, 6 लेने से क्या होगा, 5/2 आ जाएगी, 5/2 नेचुरल है नहीं। तो 7 ले सकता हूँ, ओड ले सकता हूँ केवल मैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 7 2 इसका एलिमेंट बन गया। देखो फिर 8 नहीं ले सकता मैं, 8 लेने से कितना आ जाएगा, ये 3/2 जो कि नेचुरल नहीं है। तो a की वैल्यू 9 ले सकता हूँ मैं, और 9 लेने से b की वैल्यू 1। 9 यहाँ रखा, 11 - 9 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो क्या आ गया एलिमेंट, 9 1, ये आ गया। डोमेन भी निकालनी है क्या इसकी, तो डोमेन बताओ क्या होगी, वेरी गुड, 1 3 5 7 9। ये तो डोमेन बता दिया आपने। डोमेन कैसे बताई, फर्स्ट कंपोनेंट पर लिखे हुए एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, डोमेन। और रेंज क्या है बेटा,
सेकंड प्लेस पर लिखे हुए एलिमेंट यानी कि सेकंड कंपोनेंट 5 4 3 2 1। आप भले इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 या 5 4 3 2 1, कैसे भी ऑर्डर का कोई यहाँ पर वैल्यू होती नहीं, आगे पीछे आप लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा 7th सम। 5 मिनट। नेक्स्ट है बेटा 6th सम, ये 5th था। Let R be the relation on Z defined by AB such that A belongs to Z. AB such that A belongs to Z and B belongs to Z and A square equal to B square. Find R, domain of R and range of R. देखो भाई, केयरफुली रीडिंग की स्टेटमेंट की, क्या है गिवन, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, दैट मीन्स आपने यहाँ पर जो एलिमेंट ले रहे हैं वो केवल इंटीजर ले सकते हो आप, एंड ए ये लिखा भी है आगे सामने कि ए बिलोंग्स टू जेड, बी बिलोंग्स टू जेड, और ऐसे इंटीजर ले सकते हो बेटा जिनका स्क्वायर क्या आ जाए, सेम आ जाए, जिनका स्क्वायर सेम आ जाए, ऐसे इंटीजर ले सकते हो, जैसे कि 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 2 2 -2 -2 -2 +2 +2 -2, ऐसे मतलब हर कोई जो मैग्नीट्यूड है ना वो 4 केस लेकर आएगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 केस। 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो ये आपकी रिलेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आ गई आपकी रिलेशन। वैसे तो ये भी तो रिलेशन है, लेकिन ये किस में है, लिस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, रूल मेथड में, प्रॉपर्टी मेथड में। मैं थोड़ा सा लिस्ट बना देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर की, तो क्या लिखूँ, +-1 +-1 लिख दूँ, लेकिन उसको आपने समझना पड़ेगा। +-1 +-1 के 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग ये है कि दोनों प्लस के साइन, दोनों माइनस के साइन, लेकिन मेरे यहाँ पर मीनिंग है 4। एक बार, हाँ, एक बार सेम साइन, एक बार डिफरेंट साइन, तो 4 केस हो जाएंगे। वैसे ऐसे लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं, आप यहाँ पर लिख सकते हो उसमें, ठीक। मैं थोड़ा सा और सेट बिल्डर में आसान बना कर लिख दूँ इसको, A +- A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, कैसा लगा बताओ, और सिंपल बना दिया मैंने। अब आप कहोगे कि यहाँ पर +- का साइन क्यों नहीं डाला सर, बताओ क्यों नहीं डाला मैंने, क्योंकि A की वैल्यू ऊपर अपने आप साइन आ जाएगा, वो तो A की दोनों तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं आपने साइन। जैसे A की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली तो इधर क्या हो गया, +2 और -2, ये हो गया। A की वैल्यू -2 ले लिया आपने, तो यहाँ पर क्या हो गया, -2 लेंगे तो एक बार प्लस का साइन लेंगे तो -2 आ जाएगी, और माइनस का साइन लेंगे तो +2 आ जाएगी, तो सारे केस अपने आप आ जाएंगे। एक तरफ +- लगाने की ज़रूरत है आपको। तो इस रिलेशन को मैंने दोबारा से किस में लिख दिया, सेट बिल्डर में, लेकिन थोड़ा सा इजी बनाकर लिख दिया, ठीक है ना। तो ये तो रिलेशन होगी बेटा आपकी। अब डोमेन अगर मैं पूछूं आपसे, तो डोमेन क्या होती है, जो फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट होता है ना वही तो डोमेन होती है। और ये कौन है, इंटीजर है ना, ये तो मैंने लेट कर रखा है, तो है क्या ये, इंटीजर। तो डोमेन क्या होगी इसकी, इंटीजर। रेंज में अगर आपसे पूछूं तो रेंज है +- ए कौन है, इंटीजर, तो इंटीजर के साथ में +- लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वो इंटीजर ही रहेगा। तो रेंज भी क्या होगी, इंटीजर, है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ए और बी क्या है, इंटीजर, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्लेस पर सारे इंटीजर आ जाएंगे,
सेकंड पर भी सारे इंटीजर आ जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना कोई इंटीजर नहीं आएगा कि भाई 3 जो है वो इन दोनों के स्क्वायर इक्वल नहीं होते, 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 ऐसा तो कोई केस नहीं होगा ना। हर कोई इंटीजर आएगा अपने मैग्नीट्यूड के साथ, प्लस माइनस के साथ। तो ये हो गया बेटा 6 क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में नाम लिखिए और इनको अच्छे से रिवाइज करो बेटा। कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी पूछ सकते हो आप, या फिर कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा भाई, क्योंकि 12th में एज इट इज़ प्रमोट होता है ये रिलेशन एंड फंक्शन, और काफ़ी इम्पोर्टेंट समझते हैं इसको हर कोई टीचर्स। तो आपने अच्छे से रिवाइज करना है इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं फिर।